नमस्कार दोस्तों, मैं जीत कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में। दोस्तों, आज हम 30 दिसंबर 2023 के जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल, चाहे आपके वो द हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो या फिर दैनिक जागरण में, क्योंकि हम यहां पर हिंदी अखबार को भी साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल या फिर कहें तो महत्वपूर्ण जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी अपकमिंग यूपीएससी सीएससी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जिनको आज हमें डिस्कस करना है। तो बेसिकली आज की क्लास में अगेन हम 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल है लिथियम से संबंधित, जो कि आपको द हिंदू के पेज नंबर 14 पर देखने को मिल जाएगा। दूसरा आर्टिकल है जैन धर्म से संबंधित, जो कि द हिंदू के पेज नंबर 6 पर आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा आर्टिकल है आपका ठोस अपशिष्ट से संबंधित, जो कि दैनिक जागरण के पेज नंबर, दैनिक जागरण भी राष्ट्रीय संस्करण वाला, उसके पेज नंबर 8 पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके तीनों आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। हालांकि तीनों के तीनों आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठोस अपशिष्ट से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले। और स्पेशली अगर मैं बात करूं लिथियम और जैन धर्म, तो ये प्रीलिम से रिलेटेड है, जबकि हम ठोस अपशिष्ट को मेंस के दृष्टिकोण से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका लिथियम से रिलेटेड। सो बेसिकली हुआ क्या है या फिर कंटेक्स्ट क्या है। आर्टिकल का कंटेक्स्ट ये है कि फाइनली इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ लिथियम की एक डील है जो बेसिकली उसको फाइनलाइज किया है। तो ये है कंटेक्स्ट। इंडिया की तरफ से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर एक काबिल जो है प्लेटफॉर्म है, उसकी तरफ से जैसे खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है जो है उसने, और अर्जेंटीना ने क्या करा है, एक डील को क्लोज किया है। बेसिकली डील की है लिथियम से रिलेटेड। सो यहां पर जो हमें चीजें जाननी है वो जानना है लिथियम के बारे में, ठीक है। और लिथियम काफी न्यूज में रहा भी है। महत्वपूर्ण क्यों है इतना? महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ऑलरेडी मिनरल्स पर क्वेश्चन पूछती रहती है। जैसे 2020 में मेजर मिनरल्स पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, और पूछा था कि इनमें से कौन कौन से मिनरल्स ऐसे हैं जो कि मेजर मिनरल्स है। तो मिनरल्स आपको आई होप पता होंगे, बेसिक आपने पढ़ा ही होगा कि कुछ मेजर मिनरल्स होते हैं, कुछ आपके माइनर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं आपके क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। अब जैसे लिथियम की मैं बात करूं तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है कितना? 3, ठीक। अब लिथियम क्या है आपका? क्रिटिकल, महत्वपूर्ण क्रिटिकल मिनरल्स की कैटेगरी में आता है। अब ये क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? क्रिटिकल मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं या वो खनिज होते हैं जो कि मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न डे जो आधुनिक युग है आपका, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में के हिसाब से असेंशियल होते हैं, जो आवश्यक होते हैं बेहद ज्यादा। तो वो आपके होते हैं क्रिटिकल मिनरल्स। तो लिथियम जो है, लिथियम हो गया, टेंटेलियम हो गया, और भी ऐसे मिनरल्स हैं जिनको क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी में रखा गया है। लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लिथियम को सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। इसको नोट कीजिएगा, ये सारे के पॉइंट प्रीलिम्स में काम आ सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। अब ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता मतलब फ्रीली पाया नहीं जाता। तो ये कहीं ना कहीं किन किन चीजों में पाया जाता है? पेटेलाइट, ये इसके ओर हैं या अयस्क हैं जिसमें ये पाया जाता है। तो कौन कौन से अयस्क है? पेटालाइट में है, लिपोडोलाइट है, स्पोड्यूमिन है, ठीक है। और इसके अलावा अल्कलाइन, अल्कलाइन वाटर है, ठीक। अल्कलाइन वाटर में भी ये, या बेराइन वाटर में भी ये पाया जाता है। तो आपको इन चीजों का याद रखना है कि कहां कहां ये पाया जाता है। अगर हम बात करें कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो मेजर रिजर्व्स हैं आपके लिथियम के, वो किसके पास है? ठीक। तो सबसे ज्यादा जो रिजर्व्स हैं अगर डायग्राम में आप देखें तो चिली के पास है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास है, फिर अर्जेंटीना के पास है। तो आपको ये 3 चीजें तो याद एटलीस्ट रखनी ही है कि सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है? चिली के पास, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना के पास है, ठीक है। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट, मैं ये भी इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मैं ये भी बता देता हूं कि लिथियम ट्राइंगल के बारे में बता देता हूं। जो लिथियम ट्राइंगल है वो बेसिकली 3 देशों को मिलाकर बनता है। एक आपका अर्जेंटीना होता है, एक बोलिविया है, और एक आपका क्या है? आपका चिली। ये 3 कंट्रीज से मिलाकर साउथ अमेरिका जो है बेसिकली आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं ये, ठीक, जो कि 3 कंट्रीज हैं लिथियम आयन
ट्राइंगल भी इसको कहा जाता है। इन तीनों कंट्री को अगर मिला दें तो ये लिथियम आयन ट्राइंगल बन जाते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया का 11% जो लिथियम भंडार है के साथ चिली 26% आवश्यकताओं की आपूर्ति करता है। वैश्विक भंडार के लगभग 5वें हिस्से के साथ अर्जेंटीना लगभग 6% विषम आपूर्ति करता है और ऑस्ट्रेलिया विश्व स्तर पर अन्य बड़े उत्पादकों में से एक है। तो सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो कौन सा है? आपका ऑस्ट्रेलिया। आपको इसको याद रखना है। अगर हम बात करें फिर भारत की, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में जैसे राजस्थान में ये पाया जाता है। अब जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सलाल हरीमन रीजन में पाया जाता है। ठीक है, कहां पड़ता है? रेसाई डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, रेसाई डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पाया जाता है नागौर डिस्ट्रिक्ट में, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और ऐसा माना जाता है कि नागौर डिस्ट्रिक्ट की मतलब बेसिकली ओवरऑल भारत की लिथियम आयन की जितनी भी जरूरतें हैं उन जरूरतों का 80% नागौर डिस्ट्रिक्ट से क्या किया जा सकता है? उसकी आपूर्ति की जा सकती है। अगर हम बात करें इसके अलावा कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट, तो इन प्लेसेस को आपको याद रखना है। तो क्या पता आपसे पूछ ले भविष्य में मैच द फॉलोइंग करके, तो जहां आप ये जैसे सलाल हरीमन रीजन है, नागौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, मांड्या रीजन डिस्ट्रिक्ट है, तो आप शायद भूल जाएं। तो एक कर्नाटका है, एक आपका जम्मू कश्मीर है और आपका नागौर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां पर ये पाए जाते हैं, मतलब यहां पर पाए जाते हैं। तो इन द सेंस की प्रीलिम्स में फिर से इन पे क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 7वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लिथियम का। भारत की अगर हम बात करें तो भारत लिथियम रिसोर्सेज के मामले में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ठीक, इसके अलावा लिथियम ट्राइंगल के अलावा अगर हम बात करें, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, अर्जेंटीना, बोलिविया एंड चिली। ठीक, इसके अलावा अगर हम यूज की बात करें, लिथियम के यूज की बात करें तो लिथियम आयन बैटरीज में यूज होता है। ठीक है, बैटरीज में यूज होता है। ठीक, मोबाइल बैटरीज में यूज होता है, मोबाइल बैटरीज में यूज होता है। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है इसका एआई प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है। ठीक, और कहाँ यूज होता है इसका बेसिकली अगर आप देखोगे तो सोलर जो पैनल है, सोलर पैनल जो है, ठीक है, सोलर पैनल उनको बनाने में इसका यूज होता है। इसके अलावा ग्लासेस बनाने में इसका यूज होता है। ठीक, तो ये बहुत सारे यूज हैं लिथियम के जो कि आपको जानने चाहिए। ठीक, इसके अलावा अगर और 2 पॉइंट्स में प्रीलिम्स के फैक्ट्स की बात करूं, स्पेशली प्रीलिम्स के हिसाब से, कि भारत में सबसे ज्यादा माइंस कहां पर है? तो उड़ीसा में है। कहां पर है माइंस? उड़ीसा में है ना। नंबर ऑफ माइंस सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ माइंस जो है, जो खाने हैं, सबसे ज्यादा उड़ीसा में है। अगर मैं बात करूं मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया की, मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया की, है ना, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड को मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक, आई होप प्रीलिम्स के हिसाब से सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करेंगे काबिल की। काबिल को फुल फॉर्म है काबिल की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इंग्लिश में भी इसको खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ही कहा जाता है। सो बेसिकली 3 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार की जो इन्होंने इनको मिलके बनाया है, जिसमें हम बात करें नाल्को की, एचसीएल की एंड एमईसीएल की। तीनों के अगर फुल फॉर्म देखें तो एक है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, एक है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, एक है मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। ये 3 है नाल्को। क्योंकि अब प्रीलिम्स आपका धीरे धीरे क्या है, नजदीक आ रहा है, तो प्रीलिम्स जब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है तो अब हमें क्या करना है, शॉर्ट में रिवीजन करना है। ठीक है, नाल्को, एचसीएल प्लस एमईसीएल। ठीक, इन्होंने इसको मिलके बनाया है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत आता है, खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है, खनन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें रेशियो की तो 40% शेयर इसमें किसका है, आपके नाल्को का है, 30% इन दोनों का शेयर है। ठीक, इसके अलावा कब बनाया गया था, तो 2019 में बनाया गया था। अब काम क्या है कि भैया इसको विदेशी स्थानों में लिथियम और कोबाल्ट जैसे
रणनीतिक जो खनिजों की सोर्सिंग करना, डेवलप करना, उनको प्रोसेस करना, ये सब काम किसका है? आपके काबिल का है। ठीक है, तो ये जो है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड किस किसने बनाया था? 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 2019 में बनाया था। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो बेसिकली इक्विटी है या भागीदारी कहे इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस की, तो नाल्को की सबसे ज्यादा है, 30% आपकी एससीएल और एमईसीएल की है। तो आई होप आपको के काबिल या फिर खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो आपने नोट कर ली होगी। भविष्य में अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना तो आप इसको आराम से कर लेके के जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एक पॉइंट और बात करूं आपसे लिथियम के बारे में, तो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्ट 1957 जो भारत में है, वहां पर फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिथियम की कमर्शियल जो माइनिंग है उसको अलाउ किया हुआ है ना। अभी हाल ही में 5 से 6 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिथियम की कमर्शियल माइनिंग को भी अलाउ कर दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बिहाफ पर एक अभ्यास प्रश्न आपको दिए देता हूं। हमेशा की तरह अभ्यास प्रश्न का उत्तर आपको कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है भाई आपका। लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 1, 2, 3, और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में से इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, कितने ऑप्शन सही है। अगेन मैं कहूंगा कि मैंने यहां पर ये देखिए आपको ये भी बता दिया था कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता, तो इसके ऐसे कौन कौन से सोर्स है जिसमें ये पाया जाता है। तो 4 सोर्स मैंने आपको बताए थे, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। क्या पता भविष्य में आपसे ऐसा ऑप्शन पूछ लिया जाए। ठीक, संभावनाओं पर दुनिया आधारित है। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की। तो 11th सेंचुरी जो जैन मूर्ति है, 11th सेंचुरी की जैन मूर्ति है, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। ठीक है, डिस्कवर हुई है कहां पर? आपके मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में। अब हालांकि अगर आर्टिकल का कंटेक्स्ट देखेंगे तो इस आर्टिकल में से ऐसा कुछ निकलेगा नहीं कि जो कि भविष्य में आपको ये करंट अफेयर से रिलेटेड यहां से कोई क्वेश्चन डेवलप हो जाए। लेकिन अब मैसूर डिस्ट्रिक्ट में जब ये मूर्ति मिली है तो कहीं ना कहीं एक रिवीजन हमें बेसिकली जैन धर्म का कर लेना चाहिए प्रीलिम्स के हिसाब से, क्योंकि आने वाले समय में अगेन 2024 में क्या पता प्रीलिम्स में फिर से सवाल बन जाए। क्योंकि 2018 में देखिए जैन धर्म से रिलेटेड उससे पहले भी कई बार पूछे हुए हैं, तो जैन धर्म से रिलेटेड पहले भी सवाल पूछा हुआ है यूपीएससी ने, तो भविष्य में भी ऐसे सवाल पूछ सकती है। तो जैन धर्म के बारे में एक बार प्रीलिम्स के जितने भी पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी पॉइंट्स हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, और 2018 का जो ये क्वेश्चन है, ये जस्ट जब आप ये पूरा वीडियो देख चुके होंगे जैन धर्म से रिलेटेड, तो आप इसका भी उत्तर अगेन कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, जहां पर आपको स्थानकवासी जो है वो देखने को मिल जाएगा कि किस बेसिकली ये उप संप्रदाय है जैन धर्म का ही। ठीक, तो आंसर तो इसका जैन धर्म होगा नो डाउट, लेकिन आपको पता लग जाएगा कि श्वेतांबर में है या दिगंबर में है। ठीक है, अब यहाँ जैन धर्म की जगह अगर श्वेतांबर दिगंबर दिया होता तो और ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता। ठीक, अब हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म कि इस लेक्चर में जैसे प्रीलिम्स के हिसाब से आज हमने जैन धर्म को पढ़ लिया, तो स्मार्ट बच्चा क्या करेगा कि भैया घर पे जाके क्या करेगा, एटलीस्ट करंट अफेयर की ये वीडियो उसने देखी कि चलो जैन धर्म आज करंट अफेयर में था, प्रीलिम्स हमारा नजदीक है, तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हमने देख लिए वीडियो में भी, एक बार रिवाइज कर लिए। उसके बाद इसके कंपेरिजन में हमने बौद्ध धर्म भी पढ़ लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी के द्वारा। चलिए जैन धर्म की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो मानी जाती है ऋषभनाथ के द्वारा। ठीक है, प्रथम तीर्थंकर थे जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। आखिरी जो तीर्थंकर थे 24वें वो थे महावीर। ठीक है, तो बेसिकली इनके 4 सिद्धांत थे, 5वां सिद्धांत महावीर ने इसमें जोड़ा। ठीक है, तो 4 सिद्धांत थे, असत्य, अहिंसा, चोरी न करना और संग्रह न करना। इसके बाद ब्रह्मचर्य जो है 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा था? अगेन मैं बताता हूं कि ये महावीर जी ने इसको जोड़ा था, इसलिए इसको पंच महाव्रत भी कहा गया। ठीक, इसके बाद अगर जो तीर्थंकर हैं उनका अर्थ अगर हम देखें और प्रतीक देखें तो एक बार सीख लेते हैं, जान लेते हैं प्रीलिम्स फैक्ट के हिसाब से। तो अगर हम बात करें ऋषभनाथ की, तो ऋषभनाथ का अर्थ है भगवान बैल, है ना, और इसके प्रतीक कौन थे? बैल थे। अजीत का मतलब अजय यानी कि हाथी। पार्श्वनाथ का भगवान नाग, नाग इनका प्रतीक था। वर्धमान महावीर का प्रतीक था सिंह या फिर शेर, समृद्धशाली महानायक। अब हम बात करेंगे आपके
बेसिकली महावीर जी के बारे में, है ना, भगवान महावीर के बारे में। तो भगवान महावीर का जो जन्म है वो 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास हुआ था। कहां पर हुआ था? वैशाली के पास। फिर उन्होंने घर छोड़ा, जैसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने छोड़ा। देन इनको कैवल्य की जो प्राप्ति है वो प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की उम्र में, रिजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, एनलाइटमेंट मिल गया बेसिकली। ठीक, उसके बाद बात करें तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी के पास। ठीक है, पटना के पावापुरी के पास इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, इसके बाद जैन धर्म के अगर दर्शन की बात करें तो भविष्य में शायद दर्शन से भी क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में। तो आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं, पहला पॉइंट ये याद रखना है, आत्मा की अमरता में कर्म और पुनर्जन्म के नियम के अधीन है। तो आत्मा की अमरता और कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, और यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है बौद्ध धर्म की जो बेसिकली दर्शन है और जैन धर्म का दर्शन है। ठीक है, जब आप बौद्ध धर्म का दर्शन पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, या समझ आ जाएगा। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व की पुष्टि या खंडन नहीं करता है, बल्कि ब्रह्मांड को शाश्वत और आत्मनिर्भर मानता है। द्वैतवादी है, ठीक है, जो कि मानता है कि अस्तित्व की दो अलग अलग श्रेणियां हैं, एक जीव है एक अजीब है, और इन दोनों में भी आत्माएं होती हैं। अजीब जीव में तो होती है, अजीब में भी आत्मा होती है, ये मानना है जैन धर्म का। तो ये जैन धर्म का दर्शन है, फिलॉसफी है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जैन धर्म की परिषद, जैसे बौद्ध धर्म की 4 परिषद हुई थी, है ना, अगर उसका शॉर्ट फॉर्म अगर किसी को जानना है, जैसे राव पाक, एक ट्रिक बना देते ना, राजगृह वैशाली, है ना, पाटलिपुत्र कश्मीर, तो राव पाक 4, ऐसे ही कुछ जैन काउंसिल हुई हैं। टोटल कितनी है? 3 काउंसिलें याद रखनी है। पहली कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र पे। दूसरी वल्लभी मथुरा में। ठीक है, ये वल्लभी और मथुरा में, या तीसरी भी क्या है? वल्लभी में हुई। ठीक है, ये याद रखनी है आपको। और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र, अध्यक्ष भी याद रखने हैं। ठीक है, स्थूलभद्र, नागार्जुन एंड देवार्दी क्षमा रमन। ठीक, अब इन काउंसिल में से भी कौन से महत्वपूर्ण काउंसिल है, इस बात से निर्भर करता है कि उसका परिणाम क्या होगा। तो अगर हम देखें तो पहली जो काउंसिल है जो कि कहां पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई, जिसके स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। तो वहां पर क्या हो कि जैन धर्म जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। श्वेतांबर आपने देखे होंगे कि सफेद कपड़ा धारण करते हैं, सफेद कपड़ा धारण करते हैं, मुंह पे एक पट्टी सी लगा के रखते हैं। तो आप कभी अगर मान लीजिए अभी गए, कभी सड़कों वगैरह पे गए हैं तो एक साइड में हटाते रहते हैं, या फिर जैन धर्म के मंदिर आप अगर होके आए हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद फिर उसके बाद एक महत्वपूर्ण जो है जैन परिषद कौन सी थी? 3rd थी, जिसमें जैन साहित्य का संकलन हुआ। लेकिन पहली जो जैन परिषद है वो ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यहां पर जो धर्म है वो 2 भागों में बट गया। आपका एक भाग हो गया श्वेतांबर 2 शाखाओं में, एक हो गया आपका दिगंबर। ठीक है, चलिए दिगंबर के बारे में जानते हैं। तो दिगंबर जो है तो नगनता में के महत्व पर जोर दिया। तो आपने देखा होगा जो दिगंबर जो है, जो दिगंबर संप्रदाय से आते हैं, ठीक है, जैन धर्म के 2 सेक्ट में बट गया, या 2 उप संप्रदायों में जैसे बटा, तो एक दिगंबर था एक श्वेतांबर था। तो दिगंबर जो है, श्वेतांबर तो सफेद वस्त्र पहनते हैं, और दिगंबर जो है नगनता में विश्वास रखते हैं। ठीक, उनके अनुसार व्यक्ति को अगर कैवल्य प्राप्त होता है तो उसको नींद नहीं आती है, बीमारी का कोई अनुभव नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। उनके अनुसार महिला तीर्थंकर नहीं होती है। तो माली जो है, माली एक तीर्थंकर थे, ठीक है, जैन धर्म में। तो महिला तीर्थंकर के रूप में उन्हें नहीं मानते, जबकि श्वेतांबर ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो महिला यहां पर तीर्थंकर नहीं हो सकती दिगंबर में। ठीक है, तो दिगंबर थोड़ा सा श्वेतांबर और दिगंबर के बीच कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है वो बनेगा उप संप्रदाय पे। ठीक है, जैसे बिस्पनाथ, तेरापंथी, तारापंथी, गुमानपंथी, ठीक है, एंड मूल संघ, ये सब क्या है? उप संप्रदाय हैं दिगंबर के। तो आपको अगेन देखिए ये रटने वाला काम है। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा, 5 ही तो पॉइंट है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे कि तेरापंथी, तारापंथी, बीसपंथी, ठीक है, बिस्पनाथ, ठीक है, एंड गुमानपंथी एंड मूल संघ, ये सब क्या उप संप्रदाय है दिगंबर के। श्वेतांबर के आप देखें तो जो स्थानकवासी है और मूर्ति पूजक हैं, ये उप संप्रदाय हैं किसके? स्थानक के। ठीक है, सॉरी, श्वेतांबर के। तो श्वेतांबर के 2 उप संप्रदाय हैं, वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, या तो आप ऐसे कर लीजिए कि 2 जो श्वेतांबर के उप संप्रदाय हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिए, एक स्थानकवासी एक मूर्ति पूजक। बाकी जो बचे हैं
एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए। बाकी जो बचे हैं वो जैन धर्म में क्या है, आपके दिगंबर के अंदर है उपसंप्रदाय। अब इनका क्या है कि ये श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। इनका मानना है कि महिला भी जो है कैवल्य प्राप्त करने में सक्षम है, और महिला तीर्थंकर जो माली हैं, माली अगेन मैं कहूंगा कि जैन तीर्थंकर में एक तीर्थंकर थे, तो वो बेसिकली महिला थी आपकी, ठीक। और इनका मानना है कि महावीर का विवाह हो चुका था जब उन्होंने घर छोड़ा था, ठीक। तो ये है श्वेतांबर की फिलॉसफी और वो थी दिगंबर की फिलॉसफी। तो स्थानकवासी अगेन जो PYQ है उसका आंसर क्या होगा तो जैन धर्म ही, लेकिन उसमें से भी अगर बांट दिया जाता कि श्वेतांबर दिगंबर क्या है तो थोड़ा अगेन डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता। तो आपको ये जो उप संप्रदाय है एटलीस्ट याद रखने पड़ेंगे, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, श्वेतांबर, बाकी बेसिकली आपका बिस्पनाथ, तेरापंथी, तारापंथी, गुमानपंथी और मूल संघ किसके उप संप्रदाय हैं, दिगंबर के, ठीक है। चलिए इसी के बिहाफ पर एक अभ्यास प्रश्न मैं आपको दे देता हूं, देखते हैं आपकी नॉलेज कि आपने कितना ग्रहण किया इस वीडियो से। तो इसका उत्तर आपको अगेन कमेंट बॉक्स में देना है। तो जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन, कितने कथन बेसिकली असत्य हैं, तो केवल 1, केवल 2, केवल 3। तो इन स्टेटमेंट्स के आधार पर अगेन आपको क्या देना है, इसका उत्तर देना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है कचरे के निस्तारण से संबंधित, जो कि दैनिक जागरण में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक। अब ये जो आर्टिकल है इसका कंटेक्स्ट क्या है, ये कंटेक्स्ट जो आर्टिकल है ये कहता है कि जो ठोस कचरा है उसमें एक पहले पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया सड़कों के निर्माण में, वो सक्सेसफुल रहा, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में बहुत सारा ठोस कचरा डाला गया सड़क निर्माण में। तो ये उसकी बात करता है। तो हमें यहां से ठोस अपशिष्ट के बारे में, ठोस अपशिष्ट या कचरे के बारे में हमें जानना है। क्या सरकार के उस पर नियम है, ठीक है, कैसे वर्गीकरण किया गया है, क्या उस सरकार के नियम है, जैसे 2016 में जो है एक अगेन एक्ट आया था, वो हमें जानना है। एंड उसके अलावा क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या सरकार की क्या क्या पहले हैं जो कि ठोस कचरे के निस्तारण या निपटान से संबंधित है। तो चलिए सबसे पहला सवाल जो किसी के मन में आएगा कि यह आर्टिकल इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ऑलरेडी 2018 में यूपीएससी ने GS3 इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में ऑलरेडी मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अब बात करते हैं कि अगर बेसिक सवाल किसी टॉपिक से आता है तो वो क्या है कि सबसे पहले ये बताइए कि ठोस अपशिष्ट है क्या, है ना। अब ठोस जो अपशिष्ट है ये एक पूरा एक ऐसे मानिए गोला है, इसके अंदर ई वेस्ट भी आ जाता है, ठीक है, इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ जाता है ना, इसके अंदर आपका जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है वो आ जाता है ना, घरों का जो कचरा है वो आ जाता है। तो ठोस अपशिष्ट एक ब्रॉड पिक्चर है बेसिकली। तो ठोस अपशिष्ट जैसे का तात्पर्य है किसी भी फेंके या छोड़े गए उस पदार्थ से है जो प्रकृति में ठोस है और वह पदार्थ अब उपयोगी नहीं है। जैसे ई वेस्ट जो है, जो सिरेंज है एक बार यूज होती है फेंक दी जाती है, जो बोटल्स हैं, है ना, जो आपकी ग्लूकोज की बोतल एक बार यूज होती है फेंक दी जाती है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जैसे यूज हुआ उसको फेंक दिया। फोन क्या है, एक आपका ठोस अपशिष्ट ही तो है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें। तो इनको बेसिकली डिपेंड करता है कि कौन किस किस आधार पर है, ठीक है। जैसे औद्योगिक अपशिष्ट है, वाणिज्यिक अपशिष्ट है, घरेलू अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट भी औद्योगिक बेसिकली ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद कार्बनिक हो सकता है, अकार्बनिक हो सकता है, डिग्रेडेबल हो सकता है, गैर डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, ठीक। तो उसकी संरचना, उनकी विशेषताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन होता क्या है, तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का अर्थ है उन ठोस पदार्थों को एकत्रित करना, यानी कि उनको इकट्ठा करना, उनका उपचार करना, उनका निपटान करना जो कि उपयोगी नहीं है, ठीक। बेसिकली या तो रिसाइकल कर लिया, इकट्ठा करके दोबारा यूज कर लिया, या उनका उपचार करा या उसको निपटान किया। तो ये है आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत की स्थिति क्या है ठोस अपशिष्ट के उत्पादन में, ठीक है, कि कितना कचरा कौन उत्पादित करता है या भारत में कितना कचरा उत्पादित होता है। देखिए गांवों में आज भी कचरा कम उत्पादित होता है। जैसे अगर हम रसोई के कचरे की बात करें, जो भी लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं वो कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज को। जैसे हमारी रसोई घर में
कुछ वेस्ट बचता है, जैसे हमने सब्जी बनाई, सिंपल सी बात है। अब हम जब सब्जी बनाते हैं तो गांवों में क्या होता है, गांवों में बड़ा सिंपल सा प्रोसेस ही, जो भी सब्जी बनी तो अपनी गैया को डाल दी या भैंस को डाल दिया, तो हमारा वो जो वेस्ट जो है सब्जी बनाने की वजह से जो उत्पन्न हुआ था वो वहीं पे खत्म हो जाता है। तो बहुत सारा वेस्ट हमारा कहां पर खत्म हो जाता है, हमारे जो आसपास के जो वातावरण है वो कहीं ना वहीं पे ही सिमट जाता है। लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे आपका जो कचरा है ना, या फिर कहें ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो गांवों में भी बढ़ रहा है। ठीक है, शहरों में तो बढ़ ही रहा है, शहरों में तो हमें कचरे के पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। कभी आप गुड़गांव गए हैं? तो गुड़गांव में अगर पहाड़ वाले रास्ते से आप जाएंगे तो आपको पता लगेगा उसी पहाड़ वाले रास्ते में कचरे का पहाड़ पड़ेगा। अगर गुड़गांव जाएंगे तो आपका लेफ्ट साइड में पड़ सकता है। या फिर कभी आप दिल्ली से मेट्रो लेके जाएंगे, तो दिल्ली से मेट्रो लेके जाएंगे तो राजा नाहर सिंह वाले अगर मेट्रो स्टेशन की ओर जाएंगे तो आपको देखिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन से थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपका राइट साइड में कचरे का पहाड़ देखने को मिलेगा आपको। तो कचरे के जो पहाड़ हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपशिष्ट भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, और कंजम्पशन बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हमारा क्या है, अपना जो है मार्केट में जो, या फिर कहीं वातावरण में जो कचरा है, ठोस अपशिष्ट है, वो भी बढ़ता जा रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो प्रतिदिन 0.15 मिलियन टन नगर पालिका ठोस अपशिष्ट कचरा उत्पन्न होता है। अनुमान है कि देश में सालाना 62 मिलियन टन कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें 5.6 मिलियन प्लास्टिक कचरा, 0.7 मिलियन बायोमेडिकल कचरा होता है। कचरे की मात्रा, ये मैं नहीं, डाउन टू अर्थ कह रहा है, ठीक है। 2021 में 165 मिलियन, 2050 तक 436 मिलियन टन तक पहुंचने का अनुमान है। किसको? इस कचरे को, ठीक है, ओवरऑल ठोस अपशिष्ट को। इस प्रकार वर्तमान में देश में उत्पन्न होने वाले कचरे का केवल 19% ही उपचारित है, ठीक, या तो रिसाइकल कर लिया जाता है ना, या फिर इसको प्रोसेस कर दिया जाता है दोबारा से, और 80% से अधिक निपटान कूड़ा स्थलों पर अवैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। तो अभी भी हम इसको रीयूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसका निपटान नहीं कर पा रहे, उपचार नहीं कर पा रहे, केवल 19% हो रहा। देखिए इसकी मात्रा कितनी कम है, ठीक है। अब बात करते हैं ठोस अपशिष्ट के प्रभाव की। प्रभाव देखिए नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव की तो हम बाद में बात करेंगे। तो नेगेटिव प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला जो प्रभाव हमें देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा हमारे स्वास्थ्य पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे स्वास्थ्य पर, ठीक है। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो पहले हम कह सकते हैं कि अगर ये जो अपशिष्ट है इसको जलाया गया तो ये क्या होगा? एयर पोल्यूट करेगा, पहली बात तो। इसके अलावा एयर पोल्यूट कर दी इसने, या फिर इसको जलाया गया तो फेफड़ों के लिए हानिकारक होगा, टीबी जैसे रोग हो सकते हैं। सिंपल सी बात, पहला खतरा है। दूसरा, अगर इसे अवैज्ञानिक तरीके से इकट्ठा किया गया, जैसे आपने देखा होगा जो गार्बेज पिकर होते हैं जो कचरा इकट्ठा करते हैं इनफॉर्मल तरीके से, तो कहीं ना कहीं अगर अवैज्ञानिक तरीके से हम इस कचरे को इकट्ठा करते हैं तो स्किन डिसीज हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है, स्किन से या चर्म रोग से संबंधित चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक। इसके अलावा जो पोल्यूशन, ये सारी की सारी चीजें यहां पर हो ही रही हैं। इसके अलावा अगर ये इकट्ठा हुआ, ठीक है, अब बारिश में इसमें पानी भर गया, इकट्ठा हुआ तो देखो दुर्गंध तो आएगी, वो एक अलग चीज है, ठीक है, दुर्गंध आएगी, वो एक अलग चीज है। इकट्ठे होने पर अगर इसमें बारिश का पानी भरा तो बीमारियां फैलेंगी, जैसे मलेरिया फैल गया, आपका डेंगू फैल गया, तो ये सारी की सारी चीजें हो सकती हैं हेल्थ से रिलेटेड। दूसरा प्रभाव क्या हो सकता है? पर्यावरण पर हो सकता है। देखिए पर्यावरण पर अगर मैं प्रभाव की बात करूं तो पर्यावरण में क्या होगा? अगेन एयर पोल्यूशन होगा, ठीक है, या फिर ग्रीन हाउस गैसेज में से बहुत सारी गैसेज ऐसी हैं, जैसे कचरे के पहाड़ के पास आप जाओगे तो वहां पर बहुत सारी गैसेज उसमें से निकलती रहती हैं, जैसे मीथेन निकलती है, जो कि अगेन क्या है, एक हार्मफुल गैस है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो बहुत सारी गैसेज यहां से निकलती हैं। पर्यावरण में क्या करेगा? हमारी सॉइल है, हमारा जो वाटर है, रिवर है, उसको क्या कर देगा? कंटेमिनेटेड कर देगा, दूषित कर देगा।
जैसे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, है ना, उसमें अवांछित तत्व आकर मिल जाएंगे, जो कि शायद फसलों में अगर मिले तो अगर उनको हम कंज्यूम करेंगे तो बड़ी समस्या होगी हमारे लिए। यही वाटर क्या करेगा, जो साफ, यही क्या करेगा, ठोस अपशिष्ट जो साफ जल के स्रोत हैं उनको गंदा करने की क्षमता है, या अंडरग्राउंड वाटर तक भी ये पहुंच सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम रिवर की, तो रिवर में अगर कचरा गया, ठोस अपशिष्ट गया, तो रिवर को गंदा करेगा, जो कि जाता भी है। एंड फाइनली ये जाता है कहां पर, ओशंस में, नदी नालों के माध्यम से, है ना। पैसिफिक गार्बेज पैच के बारे में आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि बहुत, मतलब कितने मिलियन टन कचरा वहां पर इकट्ठा हो रखा है। ठीक है, जिसमें आपके प्लास्टिक की बोतल से लेकर छोटी छोटी चीजें जो आप कैन पी के फेंक देते हैं ना कहीं वहां पर समुद्र में जाकर मिल जाती है, ड्रेनेज और उनके माध्यम से, ओशंस के माध्यम से, ठीक है, रिवर्स के माध्यम से कहां पर मिल जाती है, ओशन में जाकर मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक, आसपास के क्षेत्रों के लोगों का रहना वहां पर मुश्किल हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अगर हम देखें आर्थिक रूप से क्या हानि होगी, तो जो लैंड यूज कर रहे हैं हम, जो यूजफुल लैंड है, ऐसा हो सकता है जो भूमि ज्यादा उपजाऊ है या उपयोगी भूमि है, अगर वहां पर हमने डंप बना दिया, गार्बेज डंप बना दिया, तो उसका जो यूज है वो किसी और चीज के लिए होना था, जबकि हो किसी चीज के लिए रहा है। यही जो कचरा है बाढ़ का कारण भी बनता है शहरों में। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है, ब्लॉकेज कर देता है, तो अर्बन फ्लड्स का कारण बन जाता है ना। बेसिकली आपके जो सीवर होते हैं, ठीक है, सीवर लाइन होती हैं, रिवर्स में ये चला जाता है, नालों में ये चला जाता है, तो क्या करता है, उसको जाम कर देता है, जाम कर देता है, तो अर्बन फ्लड का एक कारण बन सकता है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसी इमेज भारत की या किसी सिटी की ऐसी इमेज जाएगी कहीं बाहर कि यहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा है, प्रदूषण है, बहुत ज्यादा मात्रा में लोग बीमार हो जाते हैं, तो ऐसी अगर इमेज जाएगी तो कहीं ना कहीं हमें टूरिज्म पर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो टूरिज्म वहां पर उस सिटी में क्या होगा, कम होगा, पर्यटन जो है उस सिटी में क्या होगा, कम होगा। तो ये कुछ प्रभाव हैं जो कि देखने को मिल सकते हैं ठोस अपशिष्ट के कारण, चाहे वो आपके स्वास्थ्य पर हो, चाहे वो आपके पर्यावरण पर हो, चाहे वो आपके हेल्थ पर हो। ठीक, सॉरी, पर्यावरण के अलावा इकोनॉमिक, आर्थिक रूप से जो भी प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं उस सिटी पर, शहर पर या उस राज्य में। ठीक, तो इसके लिए हालांकि सन 2000 तक हमारे पास कोई ठोस अपशिष्ट से निपटाने के लिए कोई हमारे पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम नहीं थे, लेकिन जैसे 2016 में ठोस अपशिष्ट, हालांकि उससे पहले भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम आए हैं, लेकिन 2016 में थोड़ा और ज्यादा एक ब्रॉड जो है नियम, रूल्स जो हैं और आए हैं, और इसमें क्या करा है हमने कि जो पहले नियम थे उनको थोड़ा एक्सटेंड करा है। ठीक, तो अब जो अपडेट हुआ है वही हमें पढ़ना है, यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी आ सकता है और आप इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 2016 के नियम क्या कहते हैं कि अनिवार्य पृथक्करण होना चाहिए, ठीक है, मैंडेटरी सेग्रीगेशन होना चाहिए, मतलब कि एक जगह बायोडिग्रेडेबल कचरा, एक जगह नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा, तो इनको बेसिकली इस नियम ने, इस 2016 का जो प्रबंधन नियम है, इन्हें 3 अलग अलग श्रेणी में बांटा है, जहां पर जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण और घरेलू खतरे वाला जो कचरा है। ठीक है, जैसे जो बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो हैजार्डियस वेस्ट है, उनको 3 श्रेणी में इनको बांटा है कि भाई आप ऐसा करें कि इन टाइप के 3 टाइप के डस्टबिन लाएं और इनको इकट्ठा करें, और जब कोई म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आए तो उनको अलग अलग डालें। अब आप सोचिए कि ऐसा होता है क्या? नहीं होता। एक घर में एक ही कचरा का जो डस्टबिन है वो ही होता है, उसी में सारी चीजें डाल दी जाती हैं, काली पन्नी में पैक करके फेंक दिया जाता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अभी तक जो अनिवार्य पृथक्करण है, लोगों में जागरूकता नहीं है, तो अभी तक जो कचरा है, स्पेशली ठोस अपशिष्ट जो है हमारा, उसका अनिवार्य पृथक्करण नहीं हुआ है। अनिवार्य पृथक्करण अगर आपको देखना है तो आप हॉस्पिटल जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर सिरिंज अलग डब्बे में डाली जाती है, रुई अलग डब्बे में डाली जाती है ना, और आपका जो ग्लूकोज की बोतल है वो अलग डब्बे में डाली जाती है। खैर वो ई वेस्ट में आ जाता है। ठीक है आपका। ठीक, तो जब भी कोई कचरा बीनने वाला या म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियां हैं तो अलग अलग उसमें डालें। तो म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी भी आप देखोगे तो वो डिफरेंट कलर की होती है। वो इसलिए नहीं होती कि वो सुंदर बनाई जाए, इसलिए होती है कि कचरे को सेग्रीगेट करने का तरीका बता रहा है वो कलर वहां पे। ठीक, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व,
की अवधारणा, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, तो इसमें क्या है कि जो स्थानीय निकाय है, जो अपशिष्ट उत्पादकों है, उस पर उत्पादक है, उन पर शुल्क लगा सकती है। या फिर अब इसको आसान भाषा में अगर मैं समझाऊं, जैसे नोकिया फोन है, सैमसंग का फोन है, तो कोई भी ऐसा ठोस अपशिष्ट जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है या जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है, वो क्या करेगा कि उसकी सेल्फ लाइफ जब एंड हो जाएगी तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वापस इकट्ठा करे। अगर इकट्ठा नहीं कर रहा है तो गवर्नमेंट से बोल रहा है कि अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो अगेन क्या है कि वो शुल्क दे देगा, गवर्नमेंट उसको इकट्ठा कर लेगी। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज में जो फोन चले जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो कहा जाते हैं रिसाइकल होने भी जाते हैं, ठीक है, या फिर उनमें से महत्वपूर्ण चीजें निकाल ली जाती हैं। तो स्थानीय निकाय अपशिष्ट उत्पादकों से शुल्क ले सकते हैं। नए नियमों में सभी ब्रांड मालिकों से कहा गया है जो गैर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग सामग्री के उत्पाद बेचते हैं, ताकि वे अपने उत्पादन के कारण उत्पन्न पैकेजिंग कचरे को वापस इकट्ठा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित कर सके। ठीक, कि भैया आपने एक फोन बेचा है किसी को, तो अब जब ये कचरे में तब्दील हो उससे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इसको वापस लेके आए। ठीक, अगेन ठोस अपशिष्ट को जलाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन अगेन वही बात है कि कहीं ना कहीं जलता देखने को मिल जाएगा आपको। कहीं पर 1 मिलियन से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा या उससे अधिक की आबादी है तो वहां पर स्थानीय निकाय द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक, अब ये अपशिष्ट प्रसंस्करण जो सुविधाएं हैं उसके लिए भी नियम है कि कहीं रिवर से जैसे 100 मीटर, कहीं से 200 मीटर, कहीं 20 किलोमीटर दूर, एयरपोर्ट एयरबेस से 20 किलोमीटर दूर, तो कहीं ना कहीं ये जो नियम है ये भी बनाए हुए हैं। कवरेज पहले म्युनिसिपल वेस्ट तक, नगर पालिका क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन अब शहरी समूह तक, अधिसूचित औद्योगिक टाउनशिप तक, भारतीय रेलवे के नियंत्रण क्षेत्र तक, हवाई अड्डे, एयरबेस बंदरगाह, रक्षा प्रतिष्ठान, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राज्य और केंद्र राज्य या केंद्र सरकार के संगठन, तीर्थ यात्रियों के स्थान, ऐतिहासिक महत्व वाले स्थान, कार्यक्रम आयोजक और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। तो ये कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में अगेन में भी पूछा जा सकता है कि जो कवरेज है, अब बताइए इसमें से कौन कौन से क्षेत्र आपके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो कवरेज है पहले नगर पालिका क्षेत्र तक ही सीमित था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2016 के नियमों में। ठीक, अगर आप चाहेंगे तो बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यही है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, सारी की सारी चीजें वही इंग्लिश में लिखी हुई यहाँ पे, तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं अगर इसके चुनौतियों की, तो आज भी ये चुनौतियों से पहले बात कर लेते हैं, चलिए सरकार की पहल की, इसके बाद हम चुनौतियों के वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। तो सरकार की ऐसी कौन कौन सी पहल है जो कि निपटान करते हैं किस चीज का, ठोस अपशिष्ट कचरे का। तो पहला है अपशिष्ट से ऊर्जा, अपशिष्ट से ऊर्जा बनाई जा सकती है, बायोगैस बनाई जा सकती है। तो पोटेंशियल हमारा है 439 मेगावाट बिजली पैदा हम कर सकते हैं अपशिष्ट से, ऊर्जा रिपोर्ट 2014 का ये कहना है। ठीक है, तो विशेषज्ञों के अनुसार भारत पूरे देश में उत्पन्न होने वाली भारी मात्रा में कचरे का उपयोग प्रति वर्ष 65 गीगावाट बिजली का उत्पादन कर सकता है, जो कि 2030 तक 165 गीगावाट एंड 2050 तक 436 गीगावाट तक बढ़ सकता है। तो ये किसका कहना है, अपशिष्ट से ऊर्जा रिपोर्ट 2014 का कहना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच नहीं होगा भाई। ठीक, या फिर 2014, इसके अलावा जितनी भी सड़कें हैं जो आपकी भारत की सड़कें हैं और बुनियादी ढांचे उनको पूर्णतः साफ करना है, 100% खुले में शौच से मुक्त बनाना है भारत को। ये कहीं ना कहीं ऐसे अभियान है जो भारत को कचरे से भी मुक्त करते हैं और चारों ओर साफ सफाई भी रखते हैं। ठीक है, तो साफ सफाई जो है वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि उस क्षेत्र की आबादी क्या है। ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र थोड़े गंदे मिलते हैं, वहां पर साफ सफाई इतनी मेंटेन नहीं हो पाती है ना। स्वच्छता ही सेवा अभियान, इसका उद्देश्य जन आंदोलन में विभिन्न हितधारकों के माध्यम से स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इसमें बहुत सारे एनजीओज भी लगे हुए हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे बेसिकली कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए, चुनौतियों में ही समाधान छिपे होते हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं कि बढ़ता हुआ अपशिष्ट उत्पादन, देखिए जैसे जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो हमारा कंजम्पशन, उपभोग भी हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब उपभोग हमारा धीरे धीरे बढ़ रहा है तो कचरा जो है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, उत्पादित हो रहा है, या धीरे धीरे कचरा का जो
टन है, बेसिकली मिलियन टन जो कचरा है, या फिर कहें तो जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है उतना ज्यादा धीरे धीरे कचरा भी हमारा हमें देखने को मिल रहा है पर्यावरण में या फिर अब अपने आसपास। और वो ज्यादातर बारिश वारिश के टाइम पे या कहीं पर आप ट्रेवल करने जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो अभी ये हमें कोशिश करनी है कि भाई जो अपशिष्ट उत्पादित हो रहा है उसको हम क्या करें, कम से कम करें, ठीक है। अनुचित प्रबंधन, अगेन क्या हो रहा है कि इसका जो मैनेजमेंट है वो अनुचित तरीके से हो रहा है। घरों में जागरूकता नहीं है, शहरों में जागरूकता कम है, गांवों में जागरूकता कम है। अब जो पृथक्करण है, सेग्रीगेशन है कचरे का, वो भी अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। अब आपने कहा कि देखिए शहरों से तो हम म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आएगी, नगर पालिका की गाड़ी आएगी, कचरे को इकट्ठा करके ले जाएगी और एक जगह डंप में डाल देगी जाके, ठीक है, जैसा भी है। अब जब डंप में भी जाती है गाड़ी, डंपिंग में जाती है, तो आपने देखा होगा ट्रक भर के जाते हैं, हालांकि वो ढके हुए होते हैं सफेद पर्दे से, फिर भी उसमें से कचरा निकलता रहता है जो कि सड़कों पर फैल जाता है। गांवों की तो आप बात करते ही नहीं, गांव क्यों, गांव में लोग नहीं रहते क्या? गांव में भी तो कचरा उत्पन्न होता है, ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है, उसका क्या, ठीक है। असंगत संग्रहण, अगेन जो कलेक्शन जो हो रहा है कचरे का वो कितना असंगत हो रहा है। एक तो अब अलग तरीके से आपके जो गार्बेज पिकर है, इनफॉर्मल जो सेक्टर में काम करते हैं, अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे, तो ये असंगत संग्रहण भी उसमें हो रहा है, ठीक है, और सेग्रीगेशन नहीं हो रहा। तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के साथ काम आएंगे, ठीक है। अनुचित बुनियादी ढांचा, तो हमारे पास बुनियादी ढांचा नहीं है इसको बेसिकली क्या करने का, ठोस अपशिष्ट का निपटान करने के लिए, उपचार करने के लिए। हम ये कह तो देते हैं कि हम ये उसमें क्या करेंगे कि इसका उपचार भी कर देंगे, इसका निपटान भी कर देंगे, हम प्लांट्स लगाएंगे, लेकिन इतने पूरे भारत में कचरा तो इतना ज्यादा उत्पादित हो रहा है, प्लांट कितने हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होनी चाहिए आगे की राह, ऐसे में क्या होनी चाहिए आगे की राह। देखिए पहला काम जो हमें करना है वो ये करना है कि कचरे का उचित पृथक्करण करना है, उसको सेग्रीगेट करना है। सेग्रीगेट कैसे करना है? जागरूकता के माध्यम से, अवेयरनेस फैलाई जाए, ठीक। दूसरा, उसका जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, वो काफी अच्छे तरीके से होना चाहिए। फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसको हमें अच्छे से उस पर काम करना चाहिए। अगर सड़कों के माध्यम से हमारा कचरा, सड़कों को बनाने के माध्यम से हम कचरे ठोस अपशिष्ट से निपटान कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी नए नए प्रोजेक्ट हैं, अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल हो चुका है हमारा ऑलरेडी, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहां जहां भी सड़कें बन रही है वहां वहां पर आपका हम ठोस अपशिष्ट को यूज कर लें, ताकि जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में, भारतीय अवसंरचना के निर्माण में वो काम आ सके। फोर्थ, जो कि इनफॉर्मल है, अनौपचारिक क्षेत्र में जो गार्बेज पिकर हैं, ठीक है, कचरा इकट्ठा करने वाले लोग हैं, वो कचरा इकट्ठा करने वाले लोगों को औपचारिक क्षेत्र में लाना चाहिए और उनके जनजीवन को हमें सुधारना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 के तहत एक राइट टू लाइफ उनको यह अधिकार देता है कि साफ, स्वच्छ या फिर बेसिक जो एमिनिटीज हैं वो इन्हें भी मिलने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं आप अगेन कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो 3 चीजें आपको करनी है आज। पहला क्या करना है कि 2 क्वेश्चन जो अभ्यास प्रश्न मैंने आपसे पूछे उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। दूसरा क्या करना है, दूसरा और कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं इनके अलावा जिससे हम ठोस अपशिष्ट से निपटारा पा सकते हैं, या फिर उन ठोस अपशिष्ट से हम क्या कर सकते हैं, पूरे तरीके से निजात पा सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं उसका भी आपको कहां पर कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो राउज आईएएस के डीएनएस हिंदी प्रोग्राम में दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।